वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में पिछले वीडियो में हम लोग कॉन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, किस तरह से उनको ड्रॉ करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन की बात कर चुके हैं। अब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन मॉलिक्यूल के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इथेन में किस तरह से कॉन्फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं और कौन सा कॉन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल है, कौन सा कॉन्फॉर्मेशन लेस स्टेबल है और किस तरह से उनमें एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इथेन के कॉन्फॉर्मेशंस की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इथेन के किसी भी मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, अनंत कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रोटेशन किसी भी डिग्री से करा सकते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होता है वो किसी भी डिग्री से करा सकते हैं। जैसे हमने 0.00001 डिग्री से रोटेशन कराया तो यह भी एक कॉन्फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं। अब ईथेन के केस में दो एक्सट्रीम सिचुएशंस है कॉन्फॉर्मेशंस की। जब हम लोग रोटेट कराते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड, इन ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं इथेन में, इनको हम लोग रोटेट कराते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो दो एक्सट्रीम सिचुएशन मिलती है हमें। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस में से दो एक्सट्रीम सिचुएशन मिलती है, यानी कि दो इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशंस हमें मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन को पहचानते कैसे हैं, ये क्या होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में जैसे हम यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन 1 कार्बन 2। स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में ये जो मिथाइल ग्रुप है नंबर 1, इसके हाइड्रोजन्स इसके हाइड्रोजन्स मिथाइल ग्रुप सेकंड के हाइड्रोजन्स के बीच में है। यानी कि ये जो कार्बन एटम है ये इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच वाले प्लेन में है। इसी तरह से एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो दोनों मिथाइल ग्रुप के कार्बन है वो एक ही लाइन में अरेंज्ड होते हैं, एक ही प्लेन में अरेंज्ड होते हैं। जैसे ये कार्बन एटम और ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में है। तो इनको हम लोग ये स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कौन से होते हैं, किस तरह से इनको ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ड्राइंग के दो यहाँ पर तरीके हैं, एक तो न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक सोहर्स प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सोहर्स प्रोजेक्शन इनका ड्रॉ करते हैं। सोहर्स प्रोजेक्शन में हम लोग जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको इस तरह से टिल्ट करके हम लोग शो करते हैं, और जैसा ये दिख रहा है, ये देखिए, दो कार्बन इसमें ऊपर, दो हाइड्रोजन इसमें ऊपर की ओर हैं अरेंज्ड और एक नीचे की ओर। इसी तरह से यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की ओर अरेंज्ड है और दो हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे की ओर अरेंज्ड है। तो इस तरह से यह है स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हो गया, जिसमें अब आपको यहाँ क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच वाले प्लेन में है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सारे हाइड्रोजन ये जो फ्रंट कार्बन है इसके सारे हाइड्रोजन रियर कार्बन के हाइड्रोजन्स के बीच में है, न कि उनके बिल्कुल सिंगल सेम लाइन में। तो इस तरह से ये स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन का सोहर्स प्रोजेक्शन हुआ। और अब हम लोग बनाते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन का सोहर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनके हाइड्रोजन एटम सेम लाइन यानी कि सेम प्लेन में अरेंज्ड होते हैं। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले पीछे वाला जो रियर कार्बन है उसके तीनों हाइड्रोजन बनाए हैं, और अब हम लोग बनाते हैं फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन भी रियर वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल सेम लाइन में होंगे, सिंगल लाइन में है, सेम प्लेन में है। ये देखिए, यहाँ ये ऊपर है और यहाँ ये भी ऊपर है और सेम प्लेन में है। इसी तरह से यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन नीचे है और जो पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये वाले इनके साथ सेम प्लेन में है। तो इस तरह से ये जो कॉन्फॉर्मेशन है वो है एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन।
और ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ये है स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। इस तरह से हमने इनके जो सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशंस के इथेन के, वो हमने देखे हैं। अब हम इनके न्यूमेन प्रोजेक्शन है वो हम लोग देखते हैं। न्यूमेन प्रोजेक्शन किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ किस तरह से करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में भी सीखा है। तो अब ये यहाँ पर वापस मैं जो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है उसका न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं कार्बन एटम्स की। तो इसके लिए ये नंबर 1 कार्बन है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट कार्बन, और ये नंबर 2 कार्बन है जो है रियर कार्बन। ठीक है, तो हम लोग फ्रंट कार्बन की ओर से इसको देखेंगे मॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले फ्रंट कार्बन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। फ्रंट कार्बन को एक डॉट से ड्रॉ करते हैं। इसके 3 हाइड्रोजन एटम जैसी पोजीशन में है वैसे ही हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए तीनों इसके हाइड्रोजन एटम, और जो रियर कार्बन है उसको हम लोग एक बड़े गोले से दिखाते हैं इस तरह से, और उसके जो 3 हाइड्रोजन एटम हैं वो ये स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। तो पिछले वाले जो रियर कार्बन है उसके हाइड्रोजन एटम फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स के ठीक बीच में है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर रियर वाले जो कार्बन एटम है उसके हाइड्रोजन एटम हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन का न्यूमेन प्रोजेक्शन। इसी तरह से हम लोग एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन के न्यूमेन प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे आप देखिए। ये हमने बनाया फ्रंट कार्बन, और फ्रंट कार्बन के हमने ये तीनों हाइड्रोजन एटम यहां पर रख दिए, 1 2 और ये 3। अब हम लोग बनाएंगे रियर कार्बन। तो रियर कार्बन ये हो गया। ये रियर कार्बन के हाइड्रोजन देखिए सेम प्लेन में है। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि फ्रंट कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम है और रियर कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ही प्लेन में है। इसका मतलब वो एक दूसरे की सीध में है। तो इनको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल इनके पास में, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल पास में हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, और वो हो गया स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं ये देखिए, ध्यान से देखिए ये कैसे इंटर कन्वर्ट हुआ। हमने यहां पर क्या किया, फ्रंट कार्बन को हमने पकड़ के रखा है, स्टेबल रखा है, और रियर कार्बन को हमने रोटेट कर दिया 60 डिग्री से। तो रियर कार्बन को रोटेट करने से ये जो रियर कार्बन के हाइड्रोजन एटम है जिनको मैंने अभी गोला किया है, हम लोग यहाँ पर एक बार इंक चेंज करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये लीजिए रियर कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको मैं अभी ग्रीन इंक से गोला कर रहा हूँ, तो रियर कार्बन को हम लोग रोटेट करेंगे। तो रियर कार्बन को रोटेट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है तीनों ये रोटेट होंगे, और ये हाइड्रोजन रोटेट होकर के यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट होकर के इसके पीछे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन रोटेट होकर के इसके पीछे आ जाएगा। तो ये हमने 60 डिग्री से रोटेट किया। तो ये जो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है वो एक्लिप्स में कन्वर्ट हो गया। यदि हम एक्लिप्स को फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को 60 डिग्री से रोटेट करने पर वो एक्लिप्स में कन्वर्ट होता है, और एक्लिप्स्ड वापस स्टेगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन से, और 60 डिग्री से एक रोटेट किया हमने, रोटेट बाई 60 डिग्री, तो हमें मिला एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन को हमने फिर 60 डिग्री से रोटेट किया तो हमें मिला स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी भी कॉन्फॉर्मेशन को हम लोग 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें सेम कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा। स्टेगर्ड से हम लोग कहां पहुंच गए, वापस स्टेगर्ड पे। तो हमें 120 डिग्री से रोटेट करने पर स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब इसमें यहां पर इथेन के ये जो कॉन्फॉर्मेशंस हैं एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड, इनमें डाइहेड्रल एंगल की हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट न्यूमेन प्रोजेक्शन दोनों के। ये लीजिए, ये हमने एक स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन का न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है इसी तरह से, और ये हमने ड्रॉ किया है
एक्लिप्स्ड का न्यूमेन प्रोजेक्शन। ये जो दोनों हाइड्रोजन है अब यहाँ पर ये बिल्कुल पास पास हमें दिखाने पड़ेंगे एक्लिप्स में, क्योंकि पीछे वाले हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हैं। तो इस तरह से ये है एक्लिप्स्ड और ये है स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, हम ये फ्रंट कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम है और इसी तरह से ये रियर कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल है वो, और डाईहेड्रल एंगल को हम दिखाते हैं थीटा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाईहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो और यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब भी डाईहेड्रल एंगल, इथेन के केस में डाईहेड्रल एंगल 60 हो तो वो हमेशा हमारा स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होगा। और जब डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो, ये देखिए इनके बीच में 0 डिग्री इसलिए क्योंकि जो फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन हैं उनके जस्ट पीछे रियर कार्बन के हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, इसलिए उनके बीच में डाईहेड्रल एंगल होगा 0। क्योंकि वो सेम प्लेन में है इसलिए इनके बीच में डाईहेड्रल एंगल 0 है, और जब भी डाईहेड्रल एंगल 0 हो रहा है तो वो कॉन्फॉर्मेशन होगा एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमने डाईहेड्रल एंगल की बात की। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, अनंत कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो ये सिर्फ हम यहाँ पर दो एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, दो आइडेंटिफाइड कॉन्फॉर्मेशन है स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड, इनकी बात कर रहे हैं। तब क्या हो जब ये जो डाईहेड्रल एंगल है ये 0 से 60 डिग्री के बीच हो। 0 डिग्री वाला हम जानते हैं एक्लिप्स्ड होगा, 60 डिग्री वाला हम जानते हैं स्टेगर्ड होगा। लेकिन जब डाईहेड्रल एंगल 0 से 60 डिग्री के बीच हो, उन कॉन्फॉर्मेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इसकी कॉन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से जो इथेन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनंत कॉन्फॉर्मेशन है उनमें से जिनमें 0 डिग्री का डाईहेड्रल एंगल है वो एक्लिप्स्ड हो गए, 60 डिग्री डाईहेड्रल एंगल वाले हो गए स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। और जब डाईहेड्रल एंगल 60 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, उन सभी कॉन्फॉर्मेशंस को हम लोग स्की कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और स्की कॉन्फॉर्मेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग इसकी कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया, ये हमारा रियर कार्बन हो गया, ये हमने फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन रख दिए और रियर कार्बन के ये हमने 3 हाइड्रोजन रख दिए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो डाईहेड्रल एंगल है, मींस दिस एंगल, ये एंगल जो है ये एंगल 0 से 60 के बीच में है। ये एंगल 0 से 60 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से हम स्की कॉन्फॉर्मेशन को इस तरह से दिखाते हैं जब डाईहेड्रल एंगल 0 से 60 के बीच में हो। तो अब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि इथेन के कितने कॉन्फॉर्मेशन होते हैं और वो उनको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, डाईहेड्रल एंगल किस में क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा कॉन्फॉर्मेशन स्टेबल है और कौन सा कॉन्फॉर्मेशन स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक है टॉर्जनल स्ट्रेन का। टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेन होता है रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। तो जो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, यहाँ हम दोनों कॉन्फॉर्मेशंस का कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है जिसमें डाईहेड्रल एंगल 0 है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स के हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होती है क्योंकि वो एक ही प्लेन में आ गए। तो डिस्टेंस मिनिमम है, डिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है, CH सिग्मा बॉन्ड दोनों मिथाइल ग्रुप्स के, इनके बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा जिसे हम बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। और ये रिपल्सन होने की वजह से एक्लिप्स्ड जो कॉन्फॉर्मेशन है वो हो गए लेस स्टेबल, यानी कि ये कम स्टेबल होते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से। अब स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में देखते हैं। तो हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में डाईहेड्रल एंगल मैक्सिमम होता है 60 और
ये देखिए डाइहेड्रल एंगल मैक्सिमम 60 होता है, यहाँ पे हम लोग ये लीजिए 60। तो इस केस में टॉर्जनल स्ट्रेन बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम होगा। ये जो बॉन्ड है और ये जो सी एच बॉन्ड है, इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होगा, क्योंकि इनके बीच में अब यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि इनके बीच में डाइहेड्रल एंगल मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब तो इस तरह से ये जो स्टेगर्ड है वो होता है ज्यादा स्टेबल। तो ये तो एक रीजन हुआ टॉर्जनल स्ट्रेन का, यानी कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन का, जिसकी वजह से एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन कम स्टेबल है और स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरा रीजन और है, वो है स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन बिटवीन फिल्ड सी एच सिग्मा बॉन्ड एंड एम्प्टी सी एच सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यानी कि ये जो इस मॉलिक्यूल में आप यहां पर इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये सी एच सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और जिनका स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन हो रहा है सी एच सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन ये ठीक इस ऑर्बिटल के बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ठीक पैरेलल सिचुएशन में आ गए, इसलिए ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो यह दूसरा रीजन है स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन बिटवीन फिल्ड सी एच बॉन्ड, भरे हुए सी एच बॉन्ड, और एम्प्टी सी एच एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। स्टेगर्ड में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि ये एक दूसरे के पैरेलल आ गए, इसलिए इनमें स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन हो रही है। तो ये दो रीजन हैं जिनकी वजह से स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल है और टॉर्जनल उनमें से एक है। स्टेगर्ड में टॉर्जनल स्ट्रेन कम है क्योंकि डाइहेड्रल एंगल ज्यादा है, मैक्सिमम है, और दूसरा है सी एच बॉन्ड के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और सी एच बॉन्ड के जो दूसरे मिथाइल ग्रुप के सी एच बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, उनमें स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन यहां पर हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से और एक स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन की वजह से स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। इसके अलावा इससे कम स्टेबल है एक्लिप्स्ड। तो अब स्की कॉन्फॉर्मेशन का क्या होगा? स्की कॉन्फॉर्मेशन एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्की कॉन्फॉर्मेशन में डाइहेड्रल एंगल 0 से 60 के बीच में होता है, यानी कि एक्लिप्स्ड जिसमें 0 डिग्री होता है उससे ज्यादा होता है इसकी कॉन्फॉर्मेशन में 0 से 60, और इसमें 60 डिग्री। तो जब जब जैसे जैसे डाइहेड्रल एंगल बढ़ता गया, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ती गई और टॉर्जनल स्ट्रेन कम होता गया, इसलिए ये हमें मिल गया तीनों कॉन्फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, स्की उससे कम स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल एक्लिप्स्ड जिसमें टॉर्जनल स्ट्रेन यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है सबसे ज्यादा। तो अब ये जो हमने एनर्जी, ये जो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देखा है, इसको हम लोग एक एनर्जी का जो पोटेंशियल डायग्राम है उससे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो यहां पर जैसे जैसे रोटेशन होगा सिंगल बॉन्ड के अराउंड, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड जैसे जैसे रोटेशन होगा, यानी कि जैसे जैसे डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा, वैसे वैसे किस तरह से मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेगर्ड की एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है। जैसे जैसे जो रोटेशन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन होता गया और जो डाइहेड्रल एंगल है वो चेंज होता गया, वैसे ही यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, और 60 डिग्री से यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, और यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल वापस से 60 या 120 हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए स्टेगर्ड की एनर्जी मिनिमम है, जैसे जैसे रोटेशन हुआ स्टेगर्ड एक्लिप्स में कन्वर्ट हुआ, स्टेगर्ड जैसे जैसे एक्लिप्स में कन्वर्ट होगा वैसे वैसे क्या होगा कि टॉर्जनल स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो पास आते जाएंगे, इसलिए रिपल्सन बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर एक्लिप्स में मॉलिक्यूल की एनर्जी हाईएस्ट है, उसके बाद एक्लिप्स के बाद फिर हम रोटेशन कराएंगे तो वापस
जो डाइहेड्रल एंगल है वो बढ़ता जाएगा और वो कहां पर आ गया, डाइहेड्रल एंगल बढ़ता जाएगा, टॉर्जनल स्ट्रेन कम होता जाएगा, वापस हमें कॉन्फॉर्मेशन अचीव हो जाएगा स्टेगर्ड। तो इस तरह से ये माउंटेन शेप का जो एनर्जी कर्व है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो हम लोग देख चुके हैं। और ये जो एनर्जी चेंजेज है इनको समझने के लिए हम एक एनिमेशन डायग्राम भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके सामने अब एक एनिमेशन डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड किस तरह से हम केवल यहाँ पर हम केवल फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहे हैं। आप देखिए फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, रियर कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम हैं वो अपनी पोजीशन पे ही हैं, और किस तरह से फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन को रोटेट करने से मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, ये यहाँ इस जो कर्व में है ये एनर्जी चेंज होते हुए बताया गया है। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जिसमें हम लोग एनर्जी चेंज को देख सकते हैं कि किस तरह से रोटेशन के साथ एनर्जी चेंज हो रहा है। इथेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें हमें दिख रहा है कि हमने स्टेगर्ड से शुरू किया, स्टेगर्ड से शुरू करके हमें वापस ये देखिए जैसे जैसे डाई ये एक्चुअल में एनर्जी का रिलेटिव एनर्जी और डाइहेड्रल एंगल के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल 0 है तो हमारा कॉन्फॉर्मेशन है एक्लिप्स्ड। अब हमने जैसे जैसे डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज किया 60 पे हमें मिला स्टेगर्ड, स्टेगर्ड और 120 पे वापस एक्लिप्स्ड। तो इस तरह से आप देखिए सबसे पहले एनर्जी एक्लिप्स से जैसे स्टेगर्ड में आई एनर्जी कम हुई, फिर एनर्जी बढ़ी, फिर एनर्जी कम हुई, फिर एनर्जी बढ़ी। इस तरह से स्टेगर्ड से जैसे एक्लिप्स में जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक्लिप्स से स्टेगर्ड में आएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस तरह से ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम है जिसमें हम लोग 0 से लेकर के 360 तक जो डाइहेड्रल एंगल का जो चेंज है या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन हम लोग करा रहे हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक, तब किस तरह से एनर्जी चेंजेस होंगे वो बताया गया है। और 0 जब डाइहेड्रल एंगल होगा तब हमारा कॉन्फॉर्मेशन एक्लिप्स्ड है और 360 पर भी हमारा कॉन्फॉर्मेशन क्या है, एक्लिप्स्ड है। तो इस तरह से इस डायग्राम से भी हम लोग जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है इथेन का वो दिखा सकते हैं। और इथेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए 0 डिग्री 120 और 240 डिग्री पर जो कॉन्फॉर्मेशन है वो एक्लिप्स्ड है, और 60 डिग्री 180 और 300 डिग्री पर हमारा कॉन्फॉर्मेशन होगा स्टेगर्ड। तो हम ये देख चुके हैं क्लियरली कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में कि स्टेगर्ड मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है इथेन के लिए, और एक्लिप्स्ड लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, सबसे कम स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। लेकिन इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर बताया हुआ है 12 किलो जूल पर मोल, जिसे यदि हम लोग किलो कैलोरी में लिखेंगे तो वह लगभग 3 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास आएगी। तो इस तरह से ये एनर्जी डिफरेंस है एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन के बीच में। तो इसी के साथ ही आज का ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। आप लोग लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में डालिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।